मेरा शौहर अंधा था। जब वो हम बिस्तरी करने लगता तो मैं अपनी नौकरानी को बहाना करके उसके आगे कर देती और खुद साइड पर बैठकर देखा करती। एक मर्तबा शौहर का मेरा गुस्से की शिद्दत से बहुत बुरा हाल हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। घर वालों ने भी मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी। महज पैसे के लिए अंधे शख्स के साथ ब्याह दिया था। एक ऐसा इंसान था जो अपनी मर्जी से दुनिया को देख भी नहीं सकता, कहीं पे अकेले आ जा नहीं सकता। उसे मेरा हमसफर बना दिया था। उन्हें तो इस चीज का फायदा हो गया था, उन्हें जरूरत को पूरा करने के लिए पैसे मिल गए थे। मगर मैं कहाँ जाती, मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी दरवाजे के पास खटखट की आवाज सुनाई दी थी। फिर दरवाजे के अंदर वो आता दिखाई दिया। उसके साथ उसका वो मेल नर्स भी मौजूद था जो हर वक्त उसके साथ रहता था। वो उसे कमरे में बिठाकर वापस चला गया और जाते जाते मुझे कहने लगा कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी मसला हो तो मुझे आवाज देकर बुला लीजिएगा। मैं साथ वाले कमरे में हूँ। मैंने आंसू बहाते हाँ में सर हिला दिया और मेरा शौहर मेरे पास बैठ गया और अपने हाथों से टटोल कर मेरी तरफ देखने लगा था। गुस्से की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई थी। मैंने उसका हाथ पीछे झटक दिया था। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभरे। शायद वो इस रद्द अमल के लिए तैयार नहीं था। वो तो ये समझ रहा था कि मैं गरीब खानदान की लड़की हूँ जो इसकी दौलत से पागल होकर शादी कर ली। उसे कैसे धोखा दे सकती थी। मैं एक पल भी से अपने पास बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो मुझसे बातें कर रहा था, मेरी पसंद नापसंद के बारे में पूछ रहा था, मगर मैं कुछ भी सुन नहीं पा रही थी। मेरा ज़हन यही ताने बाने बन रहा था कि मैं इस शख्स से कैसे जान छुड़वाऊं। बार बार मेरी निगाहों के सामने उमर का चेहरा आ रहा था। तभी मेरे जहन में एक आइडिया आया और मैं उसे जल्दी से कहने लगी कि मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। इतने हैवी कपड़ों की वजह से थक गई हूँ। आप इतनी देर में आराम कर लें। उसे बिस्तर पर लिटाकर मैं ड्रेसिंग रूम में कपड़े बदल कर कमरे से बाहर निकल आई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस मुलाजिमा को कहाँ पर ढूंढूं जो इस घर में मुस्तकिल रहती थी और जिसने मुझे आते साथ ही अपनी मजबूरियों की लंबी लंबी दास्तान सुना दी थी। और अब मैं सोच रही थी कि इसकी मजबूरियों को क्यों ना अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करूं। मैं बाहर निकल आई। सामने ही एक तरफ मुलाजमीन और सामने ही चौकीदार था। वो मुझे देखकर हैरान रह गए। बेगम साहिबा, आप इस वक्त बाहर क्या कर रही हैं? आपको कोई काम था? मैंने उससे कहा कि मुझे नूरी से बात करनी है। कहाँ है वो? इसे बुला दो। तभी चौकीदार नूरी को बुलाकर लाया। वो शायद सो रही थी। हैरान नजरों से मुझे देखने लगी। कुछ चाहिए था बेगम साहिबा? मैं उसका हाथ पकड़कर लाउंज में ले आई और अपने हाथ में पहनी हुई एक कीमती सोने की अंगूठी उसके हाथ में रख दी जो बरी में मेरे शौहर ने मेरे लिए ज़ेवरात के साथ भिजवाई थी। मुझे वो बहुत पसंद आई थी, मगर अब जो मैं करने जा रही थी, पसंदीदा चीज़ों की कुर्बानी देना इतना मुश्किल नहीं लग रहा था। मैंने नूरी को कहा कि तुमसे मुझे काम है और अगर तुम मेरा वो काम कर दो तो मैं इससे ज़्यादा तुम्हें पैसे दूंगी। तुमने कहा था कि तुम्हारी बेटी बीमार है, इसके इलाज के लिए तुम्हें पैसे चाहिए। वह हैरान नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी बेटी का इलाज भी करवा दूंगी और तुम्हारी तमाम ज़रूरियात को भी मैं पूरा कर दूंगी, बस तुम्हें मेरा काम करना होगा। जब मैंने उसे ये बात बताई तो वह हक्का बक्का रह गई। फिर वो कानों को हाथ लगाने लगी। मेरे बंदे को अगर ये पता चल गया तो न जाने क्या होगा। बीबी जी, आप ऐसा मत करें। मगर मैंने उसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ दिया और उससे कहने लगी कि तो फिर मैं तुम पर चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी। वो फटी फटी आंखों से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। उसके पास कोई चारा नहीं रहा था कि वो मेरी बात मान ले। तभी वो सर झुकाए मेरे साथ कमरे में चली गई। उसे मैं अपनी जगह पर बिस्तर पर लिटाकर खुद कमरे से बाहर निकल आई और तकरीबन 1 घंटे के बाद वो कमरे से शकस्ता अंदाज में निकली तो खुशी की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ने लगी थी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वो झुकी नजरों के साथ वहां से चली गई। वो बहुत गरीब थी मगर बगैरत नहीं थी। मजबूरी की वजह से उसे ये काम करना पड़ा था। मैं जब कमरे में आई तो मेरा शौहर सो रहा था। मैं भी एक जगह पे लेट गई और सोचने लगी कि बर वक्त मेरे दिमाग ने काम कर लिया, वरना इस शख्स को बर्दाश्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। वो मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात करता, मेरा बहुत ख्याल रखता, मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मगर उसे देखकर एक नफरत का एहसास मेरे पूरे वजूद में छा जाता और मुझे सख्त नागवारी का एहसास होने लगता था। मेरा तो दोबारा अपने अम्मी अबू से बात करने का दिल ही नहीं कर रहा था। जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया था उसके बाद मैं वापस जाने पर तैयार नहीं थी। फिर एक दिन अम्मी खुद आ गई और रोते हुए मुझे गले लगा लिया और शिकवा करने लगी कि तुम इतने दिन से एक बार भी मिलने के लिए नहीं आई। अम्मी की बात सुनकर मेरा दिल फिर से भर आया। तभी मेरा शौहर कहने लगा कि तुम इनके साथ कुछ दिन के लिए चली जाओ। यूं मैं अम्मी के साथ रहने के लिए आ गई और फिर एक दिन मेरी उम्र से मुलाकात हुई थी। उसको देखकर मेरी पुरानी मोहब्बत बेदार हो गई। उसने भी एक शिकवा को नजर मुझ पर डाली और दोबारा से वो अपने काम में मसरूफ हो गया था। वो उस वक्त छत पर पतंग उड़ा रहा था। काफी देर तक उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर जब खुद पर काबू ना पा सकी
तो बिल आखिर में दिल के हाथों मजबूर होकर उसकी तरफ मुखातिब हो बैठी थी और फिर उसकी शिकवे भरी बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया कि वो बहुत दुखी है। इससे ज्यादा तो मैं दुखी थी। इस सब में मेरा कोई कसूर भी नहीं था। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मेरे ज़हन में वो घिनौना ख्याल आया और मैं सोचने लगी कि इस ख्याल को तकमील तक कैसे पहुंचाऊं। घर आने के बाद मैंने अपने मंसूबे पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया। वो मुलाजिमा अपनी मजबूरी की वजह से मेरी बात मानने पर मजबूर थी। उसकी तरफ से तो मुझे इत्मीनान था कि वो ये बात किसी को नहीं बता सकती। दूसरी तरफ अली, जो मेरे शोहर का चमचा था, उसका बहुत ज्यादा मुखलिस था, हर बात उसे बताता था। उसे रास्ते से हटाने के लिए फिर मैंने ये मंसूबा बनाया। आधी रात को फोन करके मैंने उसे कमरे में ये कहकर बुलाया कि मेरे शोहर की तबीयत खराब है। वो फौरन से कमरे में आ गया। तब मैं चीखने लगी, शोर मचाने लगी। मेरा शोहर भी हड़बड़ाकर उठ बैठा और जब मुझसे रोने का सबब पूछा तो मैं उससे कहने लगी कि अली ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। अली ये सुनकर परेशान हो गया था। उसने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे शोहर ने वही सुना जो मैंने उससे सुनाया था और वही देखा जो मैं उसे दिखा रही थी, और उसने फिर अली को उस नौकरी से निकाल दिया था। अली ने बेगुनाही साबित करने की बहुत कोशिश की, मगर उसे बिल्कुल भी इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। और अब सोचे समझे प्लान के तहत मैंने अपने शोहर को कहा कि मेरा दूर का कज़न है, वैसे भी इससे नौकरी की तलाश है और वो आपके साथ रहेगा, आपका ख्याल भी रखेगा। ये सुनकर मेरे शोहर कहने लगे कि अगर तुम कह रही हो तो सही होगा। यूं भी तुमसे ज्यादा मेरे साथ और कौन मुखलिस सोच सकता है। उनकी बात सुनकर एक पल को मैं शर्मिंदगी की गहराइयों में डूब गई थी कि मैं उनके साथ क्या कर रही थी और उनके मेरे बारे में कैसे जज्बात थे। मगर मैंने अपने जज्बात को सुला दिया था और फिर मेरे उमर को घर में बुला लिया था। उसे अली की जगह दे दी थी और वो भी मेरी वजह से ये काम करने पर तैयार हो गया था। यूं भी ये इतना बड़ा घर था, यहाँ पर वो आराम से रह रहा था, उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और यहाँ पर उसे मेरी कुर्बत भी मैसर थी। हम दोनों ही बहुत खुश थे, कामयाबी से खेल खेल रहे थे। मैं अपनी मुलाजमा को अपने कमरे में बुला लेती थी और खुद उमर के कमरे में चली जाती थी। सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक हो रहा था। एक दिन मेरे शौहर कहने लगे कि मैं काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं बुखला गई कि अगर वो मुल्क से बाहर जाएंगे तो उमर भी तो उनके साथ जाएगा और उमर के बगैर मैं कैसे रह सकती हूँ। तभी बातों बातों में मैंने उनसे पूछा कि आप अपने साथ किसको लेकर जाएंगे, आपका ख्याल रखने के लिए भी कोई होना चाहिए। वो कहने लगे कि मेरे साथ मेरा दोस्त जा रहा है, वो मेरा ख्याल रखेगा। उनकी बात सुनकर मैं मुतमईन हो गई। मुझे भला इस बात पर क्या इतराज हो सकता था। वो फिर मुल्क से बाहर चले गए थे। ये कुछ दिन मैंने बहुत भरपूर अंदाज में गुजारे थे। अपने शोहर के पैसे का इस्तेमाल करते हुए मैं उमर के साथ ऐश कर रही थी। पूरे पाकिस्तान में वो जगह हैं जहाँ पर मैं वैसे जाने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। इन सब जगहों पर ना सिर्फ हम दोनों घूमने के लिए गए थे, बल्कि हम दोनों ने बहुत ज्यादा इंजॉय किया था। जिंदगी में आने वाले ये लम्हात हम लोगों ने भरपूर तरीके से गुजारे थे। हम दोनों ही बहुत खुश थे। और फिर कुछ दिनों के बाद जब मेरा शौहर घर आ गया तो वो पहले से बदला हुआ लग रहा था। उन्होंने मुझसे उसी अंदाज में ही बात की थी, मगर फिर भी उनका लहजा बदला हुआ था। दिखने में भी वो पहले से ज्यादा सेहतमंद हो गए थे। उनके चेहरे पर भी संजीदगी तारी थी। और रात को फिर हस्बे मामूल मैंने मुलाजमा को अपने कमरे में बुला लिया, फिर खुद उमर के कमरे में चली गई। मुझे उसके कमरे में गए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब एकदम दरवाजा खुला और कमरे की लाइट ऑन होगी। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने जब आंखें खोली तो घर में गुर्बत का माहौल देखा था। सारी जिंदगी हर चीज के लिए तरसते हुए गुजारी थी। घर में अम्मी अबू के अलावा हम 8 बहन भाई थे। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। यूं घर के काम काज की जिम्मेदारियां मुझ पर ही थी। बाकी बहन भाइयों को छोटा होने की वजह से फिर भी रियायत मिल जाया करती थी। अम्मी को भी मेरी हरकतों पर काफी ज्यादा इतराज रहता था। उन्हें मेरी सहेलियों के घर आने जाने पर इतराज होता, ज्यादा वक्त छत पर गुजारने पर, गर्ज ये कि बहुत सारी बातों पर इतराज जिन्हें मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे अम्मा हम बहन भाइयों से मोहब्बत नहीं करती, उन्होंने बस हमें पैदा करके दुनिया में लाने की जिम्मेदारी ही निभाई है। मैं ऐसा सिर्फ सोच सकती थी, अम्मा के सामने ऐसा कह नहीं सकती थी, क्योंकि वो चप्पल उतार कर मारते हुए देर नहीं लगाती थी। कमाने वाले सिर्फ अब्बा ही थे। तीनों भाई बहुत छोटे थे। ऐसे में घर में ज्यादातर दाल सब्जी ही पकती थी। कभी कभी तो घर में फाके की नौबत भी आ जाती थी। हमें अच्छा खाना महीनों बाद ही नसीब होता था। उमर मेरी जिंदगी में बाहर की मानद आया था। वो लोग कुछ टाइम पहले ही इस मोहल्ले में आकर आबाद हुए थे। ये घर उन्होंने किराए पर लिया हुआ था और वो हमसे भी ज्यादा गए गुजरे थे। हम एक फायदा था कि कच्चा पक्का ही सही, मगर घर हमारा अपना था। मगर वो लोग तो बेचारे अपने घर से भी महरूम थे। उमर की कोई नौकरी भी नहीं थी। वो सारा दिन दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता फिरता रहता था। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे। जब उमर ने मेरे लिए रिश्ता भिजवाया तो अम्मा अब्बा ने ये कहकर रिश्ता उसी वक्त मना कर दिया कि लड़के की चाल चलन ठीक नहीं है और ना ही वो कोई नौकरी करता है। ऐसे नखट्टू इंसान के साथ का हमें क्या फायदा जो बेटी हर दूसरे तीसरे दिन रोकर मायके की दहलीज पर आती रहे। अम्मा की बात एक हद तक ठीक थी,
मगर मैं फिर भी अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। मैंने जब इस बात पर एहतजाज किया तो अम्मा ने मेरी बहुत ही ज्यादा पिटाई की थी और अम्मा से मार खाने के बावजूद भी मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रही थी। इन्हीं दिनों अम्मा अब्बा के साथ न जाने क्या करते रहते थे, इन्हीं दिनों अम्मा अब्बा न जाने क्या बातें करते रहते थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग मेरे बारे में कोई खिचड़ी पका रहे थे। मगर मैं ये भी जानती थी कि मेरी मर्जी के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मैं काफी ज्यादा तेज लड़की हूँ। तभी एक दिन अम्मा ने मुझे कहा कि अब्बा ने मेरा रिश्ता अपने बॉस के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। ऐसे भला कैसे हो सकता है? आप लोग मेरी रजा जाने बगैर मेरा रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं, जबकि आप जानते भी हैं कि मैं किसके साथ शादी करना चाहती हूँ। अम्मा ने मेरी बात सुनकर सर पीट लिया और कहने लगी कि वो नकट्टू, वो जो 10 रुपया भी नहीं कमाता, वो तुम्हें कहाँ से खिलाएगा, वो तुम्हारी जरूरियात कैसी पूरी करेगा। अम्मा की बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। अब तो अब्बा भी इस रिश्ते की हामी भर रहे थे। अम्मा की निस्बत अब्बा से मैं बहुत ज्यादा डरती थी और उनके सामने तो मैं ऐसी बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अब्बा को सांस शुगर का मसला था। पिछले कई सालों से शुगर की बीमारी थी और अब जब उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर लिया तो उन्हें उनके बॉस ने बहुत माली मदद भी की थी, जिसके बारे में मुझे बाद में अंदाजा हुआ था। और फिर जब शादी से पहले ही मेरे लिए कीमती जेवरात और ढेर कपड़े आए तो ये देखकर कुछ पल के लिए मैं भी वक्ती तौर पर बहक गई थी और फिर शादी की तैयारियां करने लगी थी। जब मुझे अम्मा ने डरते डरते शादी वाले दिन ये बताया कि मेरे होने वाला शौहर अंधा है, उसे नजर नहीं आता, तो ये सुनकर मैंने एक झटके से सर उठाया था। अम्मा, आप लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आखिर आप लोगों ने क्या सोचकर उस शख्स से मेरी शादी की है? मेरी हालत देखकर अम्मा गड़बड़ा गई और कहने लगी, अरे तो क्या हुआ, लड़का बहुत अमीर है, पैसों में खेलेगी तू, और तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि इसका इलाज मुमकिन है। कुछ टाइम पहले ही एक्सीडेंट से उसकी नज़र चली गई है और ये भी हो सकता है कि वो ऑपरेशन करवा ले तो उसकी नज़र वापस आ जाए। तो फिक्र क्यों करती है? अम्मा की बात सुनकर मैं चुप हो गई, मगर दिल में उस शख्स के लिए बेइंतहा नफरत पैदा हो गई थी और इसी नफरत ने मुझे बगावत करने पर उकसाया और मैं नफरत की आग में गुनाह की तरफ चल गई, जिसने अपने पैसों के बलबूते पर मजदूरी होने के बावजूद भी मुझे खरीद लिया था और मुझे मेरी मोहब्बत से दूर कर दिया था। मैं दिल में बेहताशा नफरत और बदगुमानियां लेकर उसके घर में आई थी। उसे अपने रूबरू देखकर भी मेरे दिल से उसके लिए नफरत कम नहीं हुई थी, बल्कि मैं तो इस कमजोरी से फायदा उठाने का सोच रही थी और बिल आखिर में अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। बल्कि एक तरह से तो मैं इस घर में खुश थी। एक तो मुझे उसकी गुर्बत भी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी थी और दूसरा मेरा महबूब भी हर वक्त मेरे पास रहता था और मैं पैसे में भी खेल रही थी, हर आसाइश मुयस्सर थी। अब जब हम दोनों सारी दुनिया से बेखबर होकर एक दूसरे में मदहोश हो गए थे तो कमरे की लाइट ऑन होने पर हम दोनों हड़बड़ा कर उठ बैठे। दरवाजे के बीचों बीच मेरा शौहर खड़ा था। वो बिल्कुल सामने देख रहा था। उसे देखकर एक पल को मेरी सांस रुक गई, मगर उसके अंदर होने का सोचकर मेरी सांस में सांस आई थी। काफी देर तक वो वहीं पर खड़ा रहा। उसे देखकर हम लोग फिर से एक दूसरे में मसरूफ हो गए थे। वो दरवाजा बंद करके वहां से चला गया था। अपने शौहर की ये कमजोरी मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई थी और अगले दिन जब मैं सुबह नाश्ता करने के लिए टेबल पर आई तो ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। सामने टेबल पर मेरा शौहर बैठा हुआ था और हैरानगी की बात यह थी कि उसके हाथों में अखबार था। आंखों पे चश्मा टिकाए वो अखबार पढ़ने में मसरूफ था। मैंने और उमर ने हैरान व परेशान नजरें एक दूसरे पर डाली। ये सब क्या था? तभी मेरे शौहर ने मुझ पर एक भरपूर नजर डाली और कहने लगे कि मैं तुम्हें ये खुशखबरी सुनाना भूल गया था कि मैं बाही अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए गया था और मेरी नजर वापस आ गई है। उसकी बात सुनकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे ही रह गया था। इसका मतलब था कि रात जो कुछ भी हुआ था उसने देख लिया था। मेरे चेहरे के तासुरात देखकर वो जख्मी से अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा कि मैंने तुम पर इतबार किया था, तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी। जब तुमने अली पर इल्जाम लगाया था तो मैं तभी चौंक गया था और फिर ऑफिस में जाने के बाद मैंने अली को अपने ऑफिस में बुलाया तो हिचकिचाते हुए उसने मुझे बताया कि तुम झूठ बोल रही हो, उस पर इल्जाम लगा रही हो। इस सब में न जाने तुम्हारा क्या मकसद है और तभी मैं तुम्हारी हकीकत खुद जानना चाहता था। मैं किसी के मुंह से तुम्हारे बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता था और मुझे ये भी खबर नहीं थी कि वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। और अब मैं जब ऑपरेशन करवा कर वापस आया तो तुमने जब मुलाजमा को मेरे कमरे में भेजा तो मैं ठटक गया था। मुलाजमा भी मुझे अंधा समझ रही थी, मगर जब मैंने उससे बात की और उसे ये सब पूछा तो वो पहले तो डर गई और फिर रोते हुए कहने लगी कि मैं मजबूर थी, मैंने जो कुछ भी किया मजबूरी की वजह से किया। उसकी बात सुनकर गुस्से की एक शदीद लहर मेरे वजूद में सलाहत कर गई थी। तभी मैं अपना शक दूर करने के लिए इस कमरे में आया तो मुझे अंदाजा हो गया कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही थी। उसने मेरे हाथ में खाकी रंग का लिफाफा दिया और कहने लगा कि इसमें तुम्हारी तलाक के कागजात हैं, मैंने तुम्हें अपने रिश्ते से आजाद कर दिया है। मैंने बेयकीनी से नजर उस पर डाली थी। उसने तो मुझे माफी मांगने का मौका भी नहीं दिया था और फैसला सुना दिया। तभी उसने एक फाइल मेरे हवाले की और कहने लगा कि ये छोटा सा अपार्टमेंट मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था। क्योंकि ये तुम्हारा तोहफा था, तुम्हारे लिए खरीदा था, तो ये मैं तुम्हारे हाथ में ही देना चाहता हूँ।
अब तुम जो चाहो इसका करो और मुबारक हो, अब तुम आज़ाद हो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। हम दोनों दबे कदमों से वहाँ से निकले थे। ये भी गनीमत था कि उसने मेरे नाम पर अपार्टमेंट कर दिया था और मेरे बैग में भी अच्छे खासे पैसे मौजूद थे। वापस आते हुए मैं अपने कपड़े और तमाम ज़ेवरात भी उठा कर ले आई थी, जो कि काफ़ी टाइम तक हम दोनों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी थे। हम दोनों इस अपार्टमेंट में आकर रहने लगे और फिर इद्दत मुकम्मल होते ही मैंने उमर पर जोर देना शुरू कर दिया कि निकाह कर लो। उसने मुझसे शादी कर ली। सारा दिन वो घर में ही रहता था। अब मेरे पास पैसे और ज़ेवरात खत्म होने लगे थे। अब मैं चीखने चिल्लाने लगी थी। सुबह शाम उमर को कहती थी कि कोई काम धंधा कर लो, आखिर कब तक यूं घर में पड़े रहोगे। जब भी मैं उसे ये बात कहती तो वो मुझे प्यार से टाल देता, मगर अब मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। अब मैं उसे गुस्से से कहती थी। इसी वजह से उसने मुझ पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। मैं जब भी उसे कमाने की बात करती तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगता। मुझे अब उमर नखट्टू इंसान लगता था। उसे तो काम करने की आदत ही नहीं थी। अम्मा की बात बिल्कुल सही थी। वो सिर्फ आवारागर्दी कर सकता था और अच्छी अच्छी बातें कर सकता था। इसके अलावा इसमें और कोई गुण नहीं था। मगर अफसोस कि मैं इन्हीं खूबियों की वजह से इस पर मरती थी और अपना हंसता बसता घर उजाड़ कर बैठी थी। माँ बाप मुझसे नाराज थे। वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे और यहाँ मैं हर वक्त जलते कुटते दिन गुजार रही थी। तालीम भी मेरी मैट्रिक थी। मुझे किसी अच्छी जगह पर नौकरी भी नहीं मिल सकती थी। तभी मैंने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। सुबह से लेकर शाम तक मैं फैक्ट्री में काम करती रहती थी और जब मैं घर में आती तो मेरा शौहर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ टीवी देखने में मसरूफ होता था। उसको देखकर गुस्से की लहर मेरे वजूद में दौड़ जाती थी और फिर सारे दिन की थकी हारी मैं घर के काम करने में मसरूफ हो जाती। बार बार मेरी आंखों से आंसू बहते और मुझे अपने वो ऐश भरे दिन याद आ जाते जब मैंने अपने पुराने शौहर के घर में गुजारे थे। और अब तो वो दिन जैसे मेरे ख्वाब बन के रह गए थे। मैं अपने गुनाहों की वजह से यज़ियत और जिल्लत भरे दिन गुजारने पर मजबूर हो गई थी। अम्मा के घर जाती तो वो भी मुझे देखकर मुंह दूसरी तरफ कर दिया करती थी। मैं रोते चेहरे के साथ वहाँ से वापस आती। मैं घर और नौकरी में जैसे घन चक्कर बनकर रह गई थी। मैं हर लम्हे पछताती रहती थी। अगर मैं अम्मा की बात मानती और थोड़ा सा सब्र से काम लेती, अपने शौहर को इज्जत और मोहब्बत देती। अम्मा ने जो भी कहा था कि ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो जाएगा, मगर मैं ही उसकी नफरत में बावली हुई जा रही थी। आज उसके साथ उसके घर में ऐश आराम की जिंदगी गुजार रही होती और अब तो उसकी आंखें भी वापस ठीक हो चुकी थी। अम्मा सही कहती थी कि तुम सदा की जल्दबाज हो और आज इसी जल्दबाजी की वजह से मैं कहीं की नहीं रही थी। अब मुझे उमर के साथ हर हाल में गुजारा करना था, क्योंकि मेरा अपना घर था और उमर को पता था कि मुझ पर वापसी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और इस अपार्टमेंट में वो आराम से रहता था और मैं सारा दिन काम काज करके घर का चूल्हा जला रही थी। मुझे ऐसी औरतों के साथ ऐसे ही इबरतनाक इंजाम होता है।